सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। इसराइल और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर हमलों के बाद अब खित्ते में वसी तर तनाज़े का खदशा पैदा हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में जंग ने तेल की आलमी मंडियों में इस वक्त हलचल मचा रखी है और 2022 के बाद एक ही दिन में तेल की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा होते भी हमने देखा है। इस वक्त दुनिया के तकरीबन 20% तेल की जो तरसील है तेल की, वो आबनाए हर्म्स के ज़रिए होती है। आबनाए हर्म्स से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक से तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी एक्सपोर्ट के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। अगर ईरान आबनाए हर्म्स को बंद कर देता है तो आलमी तेल की 20% रसद मुतासिर होगी। ईरान और इसराइल कशीदगी में शिद्दत और अमेरिका की तेहरान से इनखला की अपील के बाद अब तेल की कीमतों में 2 से ज़ायद % इजाफा हुआ है, जिससे खित्ते में मजीद बदमनी और तेल की सप्लाई में खलल के खदशात बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर की कीमत $1.16 या 1.6% इजाफे के साथ फी बैरल $74.4 तक पहुंच चुकी है, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड $1.34 या 1.87% इजाफे के साथ अब $73 की सतह को भी अबूर कर चुका है। ये फी बैरल के रेट्स हैं। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी और कीमतों की निगरानी के लिए वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत एक आला सतह की कमेटी कायम की है, जिसमें फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के अला हुक्काम शामिल हैं, रेगुलेटरी इदारों के नुमाइंदे हैं और तवानाई के माहिरीन भी इसमें शामिल हैं। कमेटी की बुनियादी जिम्मेदारी इंटरनेशनल पेट्रोलियम रेट्स का मुसलसल जायज़ा लेना है, चूँकि ये इन हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रसद की मुमकिन रुकावटों की निशानदेही करने के साथ फ्यूचर मार्केट पर भी नज़र रखनी है। कमेटी की इब्तिदाई मीटिंग हो चुकी है और आलमी और मकामी मंडी का तज्ज़िये के बाद अब कमेटी ने इत्मीनान ज़ाहिर किया है कि इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र करीबी निगरानी नागुज़ीर करार दी गई है। बड़ी बारीक बीनी से निगरानी करनी है। कमेटी के एलामिया के मुताबिक एक वर्किंग ग्रुप रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायज़ा लेगा और मुकम्मल कमेटी हफ्तावार इजलास मुनक्किद करके वज़ीर आज़म को सिफारिशात पेश करेगी। तो पाकिस्तान इस वक्त जब ऑयल प्राइसेस कम थी तो पाकिस्तान को एक फिस्कल स्पेस मिला हुआ था, बहुत सारी रिफॉर्म्स करने का, टैक्सेशन के मामलात को बड़ी बेहतरी के साथ कंट्रोल करने का। लेकिन अगर ये ऑयल प्राइसेस अब इस मौजूदा सूरत हाल में ऊपर की जानिब जो कि जा भी रही हैं जाती हैं, तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मज़ीद कितने चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं, ख़ासतौर पर बजट के बाद की जो सूरत हाल है वो कितनी मुतासिर हो सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम पेट्रोलियम जो इस वक्त प्रोडक्ट्स हैं उस पर हमने देखा है कि हुकूमत नए टैक्सेस आयद करना चाहती है, टैक्सेशन की मद में कार्बन लेवी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है दुनिया में, पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो ये टैक्स कलेक्शन कितनी मुतासिर हो सकती है इससे, और अगर कीमत बढ़ती है तो फिर एक महंगाई का नया तूफान पाकिस्तान में भी आ सकता है? जी, पाकिस्तान बेसिकली अगर हम जायज़ा लें अपनी माशी सूरत हाल का, तो हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट मुल्क हैं, जिसमें ऑयल की और ऑयल लिंक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बल्कि इंडस्ट्री के सेक्टर में, और जो बिजली बनाते हैं उसमें भी हम 50% पेट्रोलियम लिंक्ड फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। तो एनी चेंज जो ग्लोबली आती है उसके अंदर उसका तो बड़ा हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, उसके हमारा डेली लाइफ्स पे आता है, इन्फ्लेशन पे आता है। तो अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म ने एक कमेटी बनाई है, लेकिन मैं इन कमेटियों से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें जितनी तेज़ी से खित्ते की सूरत हाल और ग्लोबल जो इस वक्त रीपोजिशनिंग बदल रही है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए हमें एक फुल टाइम गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर मिलके थिंक टैंक को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है? हुकूमत का थिंक टैंक है। दिस इज व्हाट दे शुड बी डूइंग, रादर देन कि वो प्रमोशन का एक माउथ पीस बन जाए और लोगों को बताते रहे। तो हमें तो इस वक्त इसको देखना है कि इससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा। हल वही है, हमें अपना तेल के ऊपर इन्हिसार कम करना है, दोनों में, बिजली बनाने में भी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी। ये मीडियम से लॉन्ग टर्म, इसके अलावा ये ट्रांजिशन एनर्जी की पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल शारग की सूरत हाल रहती है। और लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक ना सिर्फ मॉनिटर करना है बल्कि आपको चाहिए राशनिंग करें। लोग डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एक एक गाड़ी के अंदर कार पूलिंग होती है,
सड़कों का रश आवर्स में टाइमिंग्स बदले जाते हैं। आपको वॉर फुटिंग के ऊपर इसकी तैयारी करनी चाहिए। सही। तो अब हारून साहब, ज़ाहिर है एक लॉन्ग टर्म प्लान तो अभी आपने ये बताया कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार है उसको कम करना है, और शायद किसी हद तक हुकूमत ये ईवीज़ की मद में या जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं बिजली के कोशिशें कर भी रही है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इसका कोई सोल्यूशन इस वक्त मौजूद आपके पास है? पिछले 4-5 महीने में हमने देखा स्पेस था, फिस्कल पब्लिक को रिलीफ दिया जा सकता था और पेट्रोल प्राइसेस नीचे लाए जा सकते थे, लेकिन वो ड्यू रिलीफ उस वक्त नहीं दिया गया, वो भी दूसरे सेक्टर्स की नज़र कर दिया गया। तो वो एक बेहतर स्ट्रेटजी थी उस वक्त हुकूमत की, वो रिलीफ उसने अपने पास रखा और अब उसको वो पे ऑफ करना पड़ सकता है इन मुश्किल हालात में। जी देखिए, हुकूमत की जो बजट अभी जैसे आया है, आपने लेवीज की बात की, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। बजट जो है वो इस वक्त उसकी जो प्रायोरिटी है वो कोई इकोनॉमिक रिवाइवल उसकी प्रायोरिटी मुझे नहीं नजर आता। अगर मैं बजट को दोबारा देखूं तो मुझे ये नहीं नजर आता कि उसके अंदर आप कोई मुआशी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि मुझे बजट में दिखता कि हम इकोनॉमिक ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। हमने तेल की कीमतों को साइड पे रख के बिजली के ऑल्टरनेट सोर्सेज की तरफ इंसेंटिव्स दे दिए। बजट तो इस वक्त एक एक्सट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट है जो अपनी बुक को बैलेंस कर रहा है कि हम अपने अखराजात को पूरा करें। मैं ये इसको बिल्कुल कोई उन पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज कि जी आपने कहां से पैसा पकड़ना है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कंटिन्यूज टू बी मेजर जो उसका एक हिस्सा है। अब आपकी बात के ऊपर, क्योंकि ऑयल का हमारा ये एक परवर्स इंसेंटिव है कि जितना ऑयल इस्तेमाल होगा लेवीज के थ्रू, और अब अगर हम 1 रुपया कार्बन टैक्स लगा देते हैं या 1 रुपया हम डैम बनाने का टैक्स लगा देते हैं, तो हमारे पास एक इनफ्लो आना शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी जो अदर साइड है, देखें ना, पॉलिसी चॉइसेस है। जो दूसरी साइड है कि अगर उसकी प्राइस, कमोडिटीज प्राइसेस, पर्टिकुलरली ऑयल प्राइसेस अगर वो वेरी करती हैं, तो फिर आपके पास इकोनॉमिक रिवाइवल के चांसेस कहाँ जाते हैं? क्या आप कंपेटिटिव रहेंगे? अगर आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे तो आपका रुपया डिप्रिशिएट करेगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अभी भी कर रहा है, और हार्ड करेंसीज के अगेंस्ट। तो हमें, मेरे हिसाब से तो मीडियम टर्म व्यू ये लेना चाहिए कि हम एक सिमत लें, और इस वक्त इकोनॉमी जो है वो इतनी ऊंची नहीं चल रही, जीडीपी ग्रोथ 2.5% के आसपास है, तेल की खपत भी कम है, उसमें कुछ इसको इस्लाहात करने के तरफ हम चलें ताकि फ्यूचर शॉक से बचा जा सके। तो हारून साहब, इस इकोनॉमिक ट्रांजिशन के 2-3 मेजर स्टेप्स क्या हो सकते थे? और चूंकि पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है 1 से ज़ायद IMF प्रोग्राम्स में मौजूद है, तो वो एक प्रेशर अलहदा से पाकिस्तान की गवर्नमेंट फील करती है, तो इन हालात में, इन प्रोग्राम्स में रहते हुए वो ट्रांजिशन के स्टेप्स लिए जा सकते थे? जी बिल्कुल लिए जा सकते हैं। सिमत बनाने की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, एक तो हमें अपना कंपैरेटिव एडवांटेज डिसाइड करना है कि हमने ये 4 सेक्टर्स जो हैं ये हमारे विनर हैं। इसके बाद रिसोर्सेज को उसकी तरफ अलाइन करना है, फिर देखना है कि उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे कम करनी है। मैं आपको पॉलिसी चॉइस देता हूं। आप एक ऐसा यूनिट लगा लें जो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और बहुत कम एक्सपोर्ट करता है, वर्सेस आप आईटी सेक्टर को इंसेंटिव्स दीजिए जो 10 लैपटॉप से एनर्जी कंज्यूम किए बगैर आपको नॉलेज इकोनॉमी के अंदर 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट दे सकते हैं। हमें ढांचा बदलेंगे जो लेस ऑयल डिपेंडेंट होगा, जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, जहां पे हमारे यंग लोग खपत कर सकेंगे और रिटर्न्स आए। हम सर्विसेज सेक्टर को पता नहीं क्यों नहीं देखते। वी आर ऑब्सेस्ड विद मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया जहान में सर्विसेज सेक्टर दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइडेड कि उसको सही ढांचे में लाया जाए। तो हम इस तरफ चलेंगे तो IMF को तो कोई एतराज नहीं है अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है और अगर ढांचा चेंज होना शुरू होता है, आपको सब्सिडाइज नहीं करना पड़ता, तो IMF तो उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके लिए एक बड़ा आपको ग्रुप चाहिए इंडिपेंडेंट माइंडेड एक्सपर्ट्स का, जिनको बाकी ममालिक की समझ हो, जो इस तरह की पॉलिसी गाइडलाइन दे और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर ब्यूरोक्रेसी सेकंड गेस करना शुरू कर देगी, फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं कि कहां से पैसे पकड़ने हैं, इधर टैक्स लगा दो, इधर लगा दो, इधर टैरिफ बढ़ा दो, इधर कम कर दो। उससे सस्टेनेबल
ट्रांजिशन बड़ी मुश्किल दिखाई। एक आखिरी सवाल अरुण साहब, जो ये ट्रिक तो को इस वक्त गवर्नमेंट ने मिस कर दी है जो आप इस वक्त सजेस्ट कर रहे हैं, तो अब इन हालात में वो जो 4.2 का ग्रोथ रेट है जो टारगेट है वहाँ तक प्रैक्टिकली पहुँचना कितना चैलेंजिंग होगा? और अब जो दुनिया के हालात एकदम से इस वक्त ख़ास तौर पर इस खित्ते के जो तब्दील होना शुरू हुए हैं, तो अब इन हालात के पेश नज़र वो अचीवेबल नज़र आ रहा है? जी, जीडीपी ग्रोथ का टारगेट टू मी इज लेस इंपॉर्टेंट। किस तरह की ग्रोथ से वो टारगेट अचीव होता है वो ज्यादा अहम है। देखिए ना, हमने इतने सालों में, पिछले दहाइयों में एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ में 6-6.5% भी किया। इसके बाद वो बबल बर्स्ट हो जाता है क्योंकि आप ट्रेडिंग के ऊपर पैसा कमा रहे होते हैं, इंपोर्ट पे कमा रहे होते हैं। तो हमारे पास तो इस वक्त जो मैं ढांचे की बात कर रहा हूँ, देयर इज नो अदर चॉइस बट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। देयर इज नो अदर चॉइस के पीपल सेंट्रिक ग्रोथ हो, लोगों को नौकरियां मिले, कंपैरेटिव एडवांटेज को एक्सप्लॉइट किया जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाया जाए। वरना जीडीपी हम 5.5% भी अगर कर लेते हैं, 1 से 1.5 साल रहेगी, इसके बाद वो बबल फटता है, इसके बाद आप फिर से IMF के पास चले जाते हैं। आई थिंक किस किस्म की जीडीपी पे बात होनी चाहिए। ये जो हम स्टक हैं, आजकल मैं ये सुनता हूं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे $1 की, सो व्हाट? क्या आप ये बताएं कि इतने लोगों को नौकरी मिलेगी, इतनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इतनी हम इंडस्ट्री की स्ट्रक्चरल चेंज लाएंगे इस जीडीपी के अंदर? ये डिबेट करने की मेरे हिसाब से जरूरत। तो सर, फाइनेंस मिनिस्टर तो बड़ा वाज़ेह ये कह चुके हैं कि जी नौकरियां क्रिएट करना, जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट का काम नहीं है, उसके लिए तो फिर प्राइवेट सेक्टर को ही आगे आना पड़ेगा। फैसिलिटेशन तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करनी है ना प्राइवेट सेक्टर को भी। जी, फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको एक पॉलिसी स्पेस खोलनी है अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के जो सेक्टर्स की, जहां प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो नौकरियां खुलेंगी, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो आईटी के लोग काम करेंगे। अगर आप उनको फ्रीलांसर्स को टैक्स करेंगे, सोलर पैनल को टैक्स करेंगे, इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट को टैक्स करेंगे, तो डिसइंसेंटिव्स हो जाएंगे। बड़ी सीधी सी बात है। तो हमें तो इस वक्त जो हमारी एक बढ़ रही है इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी लिंक्ड है, नेसेंट है, उसको नर्चर होने दे अगले 5-10 साल। जब वो इतनी बड़ी हो जाएगी तो आपको इंशाल्लाह बहुत टैक्स भी देगी, सब कुछ देगी, लोगों की खपत भी होगी। लेकिन हमें नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जाना ही जाना है। ये ट्रेडिशनल सेक्टर्स तो पूरी दुनिया में अब ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमाया मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वफाकी बजट में ई कॉमर्स पर 5% टैक्स लगाने पर हर तरफ से एक रिएक्शन आया, एक शोर हुआ कि यह हमारी मईशत के लिए खासा नुकसानदेह साबित हो सकता है और डिजिटलाइजेशन का अमल भी इससे मुतासर हो सकता है। इस मामले को सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस और रेवेन्यू में ले जाया गया। वहाँ पर भी इस पर बातचीत हुई, जहाँ पर चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने इस बात की वजाहत की और किसी हद तक अपने स्टांस को डिफेंड किया कि नई टैक्स पॉलिसी का मकसद छोटे कारोबार करने वालों को दबाव में लाना नहीं, बल्कि बड़े डिजिटल वेंडर्स और ई कॉमर्स कंपनी से टैक्स वसूली को बेहतर बनाना है। अब सार्फिन से ई कॉमर्स के जरिए खरीदारी पर सेल्स टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन अक्सर ये रकम FBR तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए कोरियर सर्विसेज को टैक्स कलेक्शन एजेंट्स बनाया गया है, जो किसी भी आइटम की डिलीवरी पर टैक्स वसूल करेंगे। इस नए कानून के तहत हर डिजिटल वेंडर, चाहे वो लोकल हो या फिर वो गैर मुल्की हो, पाकिस्तान में अशिया या खिदमात ऑनलाइन फरोख्त करने पर लाजमी रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। खासतौर पर गैर मुल्की कंपनीज भी 5% टैक्स अदा करेंगी, जो उनकी डिजिटल या फिजिकल डिलीवरी पर लगा करेगा। साथ चेयरमैन FBR ने घर से काम करने वाली खवातीन और वन टाइम सेलर्स को रजिस्ट्रेशन न कराने की खुशखबरी भी सुना दी है। चेयरमैन FBR के मुताबिक सिर्फ 10,000 रुपए तक की खरीदारी पर 1% टैक्स लगाया गया है और 25,000 तक की खरीदारी पर यह टैक्स 2% आयद होगा। 25,000 रुपए से ज़ायद ट्रांजैक्शन पर कम से कम 0.25% टैक्स लगेगा और कैश ऑन डिलीवरी में भी कोरियर कंपनीज अशिया की फराहमी के साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 0.25%, कपड़ों पर 2% और दीगर चीज़ों पर 1% भी टैक्स वसूल करेंगी। अब इस टैक्स निज़ाम में शफाफियत और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए तमाम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, बैंक्स, अदायगी के निज़ाम और कोरियर कंपनीज अब FBR को मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की पाबंद होंगी। गैर रजिस्टर्ड सेलर्स को इजाज़त देने वाली मार्केट प्लेस पर 10 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। फिर टैक्स ना काटने वाले बैंक या कुरियर पर 100% टैक्स के बराबर जुर्माना होगा। स्टेशनरी एसोसिएशंस की जानिब से किए गए
गए जायज़ मुतालबे को मानते हुए स्टैंडिंग कमेटी ने स्टेशनरी मसनूआत पर सेल्स टैक्स 10% से बिल्कुल ख़त्म करने की सिफारिश भी मंजूर कर ली है। ई कॉमर्स शोबे पर नई टैक्स पॉलिसी के नफाज से हुकूमती आमदनी में बेहतरी तो मुतवक्के है, लेकिन क्या आम शहरी और छोटे कारोबारी अफराद इससे मुतासर होंगे और ई कॉमर्स पर इसके कितने असरात मुरतब होंगे और टैक्स कलेक्शन कितनी बेहतर हो जाएगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हाफिज़ एहसान अहमद साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला भी। जो रिफॉर्म्स हो रही हैं या कुछ नए सेक्टर्स पर ये इस तरह के टैक्सेस आयद हो रहे हैं, इससे जो टैक्स कलेक्शन है उसको कितना फ़ायदा होगा और इन सेक्टर्स की ये हौसला शिकनी होगी या इनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आपका शुक्रिया और आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक जो है वो चुना है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी डिजिटल सर्विसेज हैं उसके ऊपर टैक्सेशन लॉस तो मौजूद हैं, चाहे आपका इनकम टैक्स है या आपके सेल्स टैक्स है और इवन हमारी जो प्रोविंशियल रेवेन्यू सर्विसेज हैं जिसके अंदर लाहौर, कराची और KPK की हैं, वहाँ पे ये प्रोविजंस तो मौजूद हैं, लेकिन इसकी जो अवेयरनेस जिस तरह इस बजट प्रपोजल्स के अंदर आई है वो पहले नहीं है। अब ये है कि डिजिटल सर्विसेज या डिजिटाइजेशन ऑफ टैक्सेशन जो है या ई कॉमर्स जो है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आप इसको डिजिटाइजेशन ऑफ टैक्सेशन से आप जोड़ नहीं सकते। ये एक स्टेप है जो आपका डिजिटल सर्विसेज को आप इस तरह नेट के अंदर लेके आ रहे हैं कि आप डिजिटाइजेशन जो है उसको आप आगे लेके जाना चाह रहे हैं। और दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिस तरह इंडिया भी है, या हमारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वो ग्रेजुअली जो है वो इन डिजिटल सर्विसेज के ऊपर उन्होंने टैक्सेशन पे काम किया और उन्होंने टैक्सेशन लगाया है और ई कॉमर्स के अंदर लगाया। और दुनिया के अंदर तकरीबन 4 से 7% जो है वो आपकी कंट्रीब्यूशन इन टैक्सेस की टुवर्ड्स मेन टैक्स के अंदर जाती है और ऑलमोस्ट ये सारे का सारा विद होल्डिंग के अंदर है। इंपॉर्टेंट चीज इस चीज के अंदर ये है कि जब आप ये करने जा रहे हैं तो उसके अंदर एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन आएगी, एक जो क्रॉस बॉर्डर आपकी सर्विसेज हैं, जिस तरह आपके जो सर्विसेज टैक्स लॉज है जो आपके प्रोविंसेस के हैं वो दूसरे प्रोविंसेस के अंदर जाते हैं तो बड़ा इशू आता है। एक तो उसको एड्रेस करने के अंदर आपकी मदद मिलेगी, दूसरा जो आपका रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है कि जो बाहर की कंपनीज हैं जिस तरह आपकी गूगल है या इंस्टाग्राम है या इस तरह के बड़े बड़े जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप उस नेट के अंदर लेके आएंगे और वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे जो पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं था। फिर तीसरा उस चीज के अंदर ये आया है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए या आपकी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए भी, चूंकि दिन ब दिन जो था कि जब आप ई कॉमर्स या इन सर्विसेज के ऊपर जा रहे थे तो जो आपका रेगुलर आपका बिजनेसमैन था वो भी इफेक्ट हो रहा था, यानी कि अगर वो बाहर से कोई इंपोर्ट करता है तो जब वो इंपोर्ट स्टेज पे आता है वो रेगुलर 17 या 18% जो टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है। लेकिन ये जो एरिया था, ये जो वैक्यूम था, एक उसके अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी आएगा। लेकिन अब आप जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं समझता हूँ इसके अंदर ये है कि आपको दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर लेके आए। आप इसका जो थ्रेशोल्ड है वो अभी भी आपने बड़ा, चूंकि आपने फर्स्ट टाइम इसके अंदर गए और अभी 2 एरियाज के अंदर आपने थोड़ा बहुत जो है लीनियंट व्यू लिया है जिसके अंदर आपकी डोमेस्टिक वर्कर्स के अंदर चीजें जाती हैं या वन टाइम है, तो वन टाइम का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन चीज को बेच रहा हूं तो मैं दूसरी दफा भी उस चीज के अंदर जाऊंगा। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जो थ्रेशोल्ड है एक उसको रैशनलाइज करना चाहिए और दूसरा जो टैक्सेशन का है, मतलब दुनिया के अंदर जनरली जो है वो इनिशियली आप 2% के ऊपर जाते हैं, हम 5% के ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके अंदर ये है कि आपकी अवेयरनेस का बड़ा इसके अंदर है। फिर आपने चूंकि सर्टेन चीजों को कनेक्ट करना है जिसके अंदर बैंकिंग भी है, आपकी कोरियर सर्विसेज भी है, आपका सर्विस प्रोवाइडर्स भी है या आपने जिसने किया है, तो वो सारे के सारे को आपने एक ऑन बोर्ड करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फेडरल गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है, जिस तरह के दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर आप ई कॉमर्स या डिजिटल सर्विसेज को आप रिफॉर्म्स, एनफोर्समेंट, ये जिस तरह के इक़दाम हो रहे हैं ये ज़ाहिर बड़े इकोनॉमी के लिए बेहतर भी हैं, टैक्स कलेक्शन के लिए बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान की एक रिवायत है कि किसी भी बिजनेस या सेक्टर पर किसी भी तरह का कोई टैक्स है, वो इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, विद होल्डिंग टैक्स हो, वो जब आयद होता है तो वो ऑटोमेटिकली एंड कंज्यूमर पर यानी ख़रीदार पर वो मुंतकिल कर देता है वो बिजनेसमैन। तो ये इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी कि ये जो किसी बिजनेस पर या किसी कंपनी पर जो टैक्सेस आए हैं वो वही अपनी जेब से पे करें, बजाय इसके कि अपनी सर्विसेज की या अपनी प्रोडक्ट्स की कीमतें वो बढ़ा दें और वो टैक्स एज इट इज़ वो एंड कंज्यूमर पर मुंतकिल कर दें? देखिए अरबाब, बिल्कुल आपने राइट इसके अंदर पॉइंट। एक तो ये है कि हमारा मुल्क के अंदर कोई भी अगर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और अगर वो जेन्युइन इनिशिएटिव है तो उसका एक रिएक्शन जो है वो आता है और कहता है कि नहीं, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं
तो पता नहीं इससे जो है ये चीजें इफेक्ट होगी। हालांकि वो चीजें ऑलरेडी प्लेस के अंदर आती हैं, लेकिन चूंकि आपके प्रोसेस के अंदर आप उन चीजों की देखना, दुनिया भर के अंदर अगर आप इस तरह की टैक्सेशन के अंदर जाते हैं तो आप एक माइंड मेकअप करते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि हम फलां साल के अंदर इस वैट मोड के अंदर जाना चाह रहे हैं और उसके अंदर हम ये करना चाह रहे हैं, आपकी सजेशंस हैं। तो मेंटली लोग प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि यानी कि सडनली उनके सामने जो है इस तरह का फाइनेंस बिल, जिस तरह एफपीआर का आता है कि आप एक सीक्रेट मॉडल जो है वो रखते हैं और एकदम जो है असेंबली के अंदर प्रपोजल्स के अंदर आ जाता है एंड द पीपल आर एस्टॉनिशिंग के हो कर रहा है। दुनिया भर के अंदर जो बजट प्रपोजल इस तरह सिस्टेमिक इश्यूज को जब आप एड्रेस करते हैं तो आप उनकी पब्लिक ओपिनियन मेकिंग के अंदर जाते हैं, टाइम टेकिंग देते हैं, एक कट ऑफ डेट देते हैं, अवेयरनेस करते हैं, एजुकेशन करते हैं, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि हमारा बहुत बड़ा जो लूप होल है वो विद होल्डिंग एजेंट्स के ऊपर है कि जितना वो लोगों का टैक्स इकट्ठा करते हैं उतना वो आप स्टेट डिपॉजिट नहीं करवाते। उसके अंदर अवेयंस भी आता है, उसके अंदर उनकी जो मैथमेटिक्स है या उसके अंदर उनकी अकाउंटिंग सिस्टम है उसके अंदर भी बड़ा फॉल्ट आता है। और ये दोनों जगह आता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत बड़ा है जहां से टैक्स अवेयर है कि मैं बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करता हूं लेकिन मेरी डिक्लेरेशन कम है, लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी जो है, जो जनरल कंज्यूमर है, वो टैक्स पे कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेसमैन के जेब के अंदर जा रहा है। इसी तरह ये सर्विसेज प्रोवाइडर्स का है कि जब आप उस एंगल्स के अंदर जाएंगे तो देयर इज अ स्ट्रांग एप्रीहेंशन। तो मैं ये समझता हूं कि विद होल्डिंग के साथ साथ एफपीआर को अपना मैकेनिज्म भी इस तरह का लेके आना चाहिए कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आए, क्रेडिबिलिटी भी आए, ट्रस्ट भी उस चीज के अंदर आए कि जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं उसका जो एक्चुअल जिसको पे करना चाहिए, चाहे एंड कंज्यूमर वाला है या जिसने विद होल्ड किया हुआ है, जिसने सर्विसेज दी हुई है, जिस तरह के इन केसेस के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स आपके आएंगे वो बड़े बड़े डिजिटल मीडियाज आएंगे। अब उनको किस तरह आपने करना, और मैं समझता हूं ये तो एक अच्छा स्टेप है कि जिस तरह यहाँ के ऊपर आपकी डिजिटल मीडिया सर्विसेज के ऊपर लोगों की अर्निंग भी है या जिस तरह की एक्सपेंशन हो चुकी है कि अब आपका हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो आपका ऑनलाइन कनेक्टिविटी के अंदर आ गया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सर्विसेज प्रोवाइड करने की आएगी, वो उन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आएगी। तो मैं समझता हूं कि वहां के ऊपर आपका बैंकिंग प्रोसेस जो है, आपका टैक्सेशन प्रोसेस जो है, या आपके रूल्स जो है उसको बहुत बेहतर करने की गुंजाइश होगी और साइमल्टेनियसली आपको टैक्स पेयर का ट्रस्ट जो है उसको लेना पड़ेगा। और आइंदा भी अगर आप इस तरह का काम करें इन सर्विसेज का, या आपका जो टैक्स नेट के अंदर दुनिया के अंदर चीजें आती हैं, तो अगर उनको फेज वाइज पब्लिक अवेयरनेस के अंदर जाके सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स को करके ट्रस्ट के साथ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इतना रिएक्शन नहीं आएगा। और वो रिएक्शन जो है वो इसलिए भी ज्यादा आता है कि आपने बजट प्रपोजल्स दिए, यानी कि अब 11 या 12 या 13 को जब आपकी आई है तो उसके बाद ये है कि आपने 22, 23, 24 तक बजट पास कर 13-14 दिन के अंदर मेरा ख्याल है कि वाइजली जो है इतने बड़े बजट को ना डिस्कशन करना अप्रोप्रिएट लगता है या हो सकता है, या हमारे एमएनएज एमपीएस के पास उतना टाइम भी नहीं है। अगर असेंबली की स्पीचेस उनकी देखें तो वो बजट प्रपोजल्स की बजाय जो है या वो ब्रॉडली सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, बजट करते हैं, या अपने इलाके की डेवलपमेंट के ऊपर। ये जो रिफॉर्म्स इस वक्त एफबीआर करना चाह रहे हैं, ये इनकी इफेक्टिव प्रैक्टिस कैसे हो सकेगी, इम्प्लीमेंटेशन इन रिफॉर्म्स की कितना बड़ा चैलेंज होगा, इन्फोर्समेंट कैसे होगी? क्योंकि अभी हमने देखा जब वो अरेस्ट पावर पर जब बात हुई, जो उसकी तजवीज़ और जिन सेक्शंस को पहले सामने लाया गया था, चेयरमैन एफबीआर अब उस पर एक डिफेंसिव मोड में हमें नजर आ रहे हैं और वो जो इख्तियारात ऑफिसर्स को दिए जाने थे वो अब कमेटी को मुंतकिल हो जाएंगे। ज़ाहिर कमेटी में एक से ज़ायद लोग होते हैं, तो ये तो अभी से अपने स्टांस पर पीछे हट रहे हैं। रिएक्शन के बाद बिजनेस कम्युनिटी का भी रिएक्शन है, पॉलिटिशियंस का भी रिएक्शन है। तो जब ये रिएक्शंस अभी नहीं, आप चैलेंज नहीं ये उस तरीके से ले पा रहे, इसको फेस कर पा रहे, तो आगे जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा तो उस वक्त कैसे ये स्मूथली हो सकेगा? देखिए अरबाब, एक तो ये है कि हमारी कंप्लायंस लेवल जो है आप उसका अंदाजा लगाते हैं कि आपका टैक्स जो जीडीपी है कितना है। अब दुनिया के अंदर जहां जहां आपकी टैक्स कंप्लायंसेस हैं, जिस तरह के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहां के आपका 45 से 55 है। आइडियली दुनिया के अंदर जो है वो 25 से 35 आपका टैक्स जीडीपी होना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर जो है हम कभी 9 पे जाते हैं, कभी 10 कह देते हैं, कभी 11 कह देते हैं। हमारे से बांग्लादेश जो है वो 14-15 पे है, इंडिया जो है वो 16-17 पे है। तो लिहाजा ये है कि हमारे कंप्लायंसेस के इश्यूज हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये बात कि हमें टैक्स लॉज को पीनल लॉज की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, इसको थानेदारी सिस्टम की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। इसके अंदर अरेस्ट का या इस तरह का एक कॉन्सिक्वेंस जो है
उसके अंदर सेफ्टी वॉल्व जो होने चाहिए। जब आप सारे का सारा इनडायरेक्ट पेस कर रहे हैं, यानी कि 60-40 की आपकी रेशो इस वक्त चल रही है, तो विद होल्डिंग के अंदर अगर आप हर शख्स जो है जो इकट्ठा कर रहा है उसको भी आप टैक्स अवेजन की ब्रॉड डेफिनेशंस में ले आए, जिससे आपने टैक्स लेना है उसको भी उसके अंदर ले आए, और अनब्रिडल्ड डिस्क्रिप्शन आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर को या कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर को दें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सेंसिबल नहीं है। और अभी भी अगर तो ये हाफिज साहब बस एक लास्ट मिनट मेरे पास रहेगा, ब्रीफली भी बता दिएगा फिर ऑल्टरनेट पेनल्टीज क्या हो सकती हैं इसकी अगर ये अरेस्ट पावर्स को खत्म कर दिया जाए। देखिए अरबाब, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो टैक्स का निजाम है सारा वो सिंप्लीफाई होना चाहिए और उसकी कंप्लायंस थ्रू डिजिटाइजेशन आनी चाहिए कि जिस तरह आपको आहिस्ता आहिस्ता फेज बेस के अंदर आई है। अब दुनिया के अंदर भी अगर कंप्लायंस आती है तो क्या वहां के ऊपर आप पीनल पास या पुलिस पास आपने दी हुई है जितने हमारे इनकम टैक्स लॉज के अंदर। दूसरा, हमारे लॉज के अंदर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। हमारे इन इनकम टैक्स लॉज के अंदर या कस्टम या सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज के अंदर हर साल इतनी अमेंडमेंट आती हैं कि आपकी वो टैक्स की जो है वो आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि इस दफा क्या है। अभी भी आप देखें ना कि आपने डिजिटल सर्विस या ई कॉमर्स के अंदर गए हैं तो आपको इसकी अलग सेपरेट रिजीम करनी चाहिए थी कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन आपने उसको मिक्सअप कर दी है जिसकी तरफ से आपको रिएक्शन भी आया है। और वो भी आप देखें कि जो रिएक्शन आया है वो सेनेट की कमेटी से आया है कि जिसके पास ऐसी पास तो नहीं है, एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमें इन सारी चीजों पे गौर करना चाहिए, टैक्स पेयर फ्रेंडली होना चाहिए, कंप्लायंस डिजिटाइजेशन पे जाना चाहिए और जो पीनल प्रोविजंस है उन्हें मिनिमम इन्वोक करना चाहिए ताकि आपके मुल्क के अंदर जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हसन अहमद साहब, टैक्स एक्स मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सोलर पैनल्स पर 18% जो टैक्सेस आयद किए गए थे, जो तजवीज़ थी, अब उसको न सिर्फ उस मुतल्लिका लोगों ने, बिजनेस कम्युनिटी ने, बल्कि अब अवामी नुमाइंदों की जानिब से भी उसको मुस्तरद किया गया। क्या तफसीलात हैं, एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गर्मी की शिद्दत इस वक्त बढ़ती जा रही है और बिजली के सताए आवाम की मुश्किलात में भी मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। चूँकि बजट पेश हुआ और उसमें अनाउंसमेंट हुई कि सोलर लगवाने वाले सार्फिन अब एक नई मुश्किल में पड़ जाएंगे, जहाँ सोलर पैनल्स पर टैक्सेस में 18% का इजाफा सामने आया, जिसके बाद 16 से 17 हज़ार रुपये वाला जो पैनल होता है, प्लेट होती है, वो 20,000 रुपये से भी ज़ायद में फ़रोख्त होने लगी है। यानी अभी ये सिर्फ तजवीज़ की हद तक है, अभी इस पर इम्प्लीमेंट होना है वो 1 जुलाई से होगा, लेकिन कीमतें अभी से खुद बढ़ गई हैं। अब एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग है तो दूसरी जानिब सोलर पैनल की कीमतों में जो अच्छा खासा इजाफा हुआ है उससे शहरी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान दिखाई देते हैं। अब हुकूमत की जानिब से जो तोजी पेश की गई है टैक्सेस की, वो इसलिए ताकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ग्रो किया जा सके और इम्पोर्टेड पर जो हमारा निसार है वो कम हो सके। अब अगर देखा जाए कि सोलर सिस्टम कैसे और कहाँ तैयार किया जाता है, तो सोलर पैनल्स की तैयारी के लिए जो बुनियादी खाम माल है, यानी सिलिकॉन, सिल्वर, एलुमिनियम और शीशा, ये मुल्क में ज़्यादातर तैयार ही नहीं किया जाता है। सोलर सेल्स का बुनियादी हिस्सा सिलिकॉन 90% चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और जो लोकल प्रोडक्शन है इसके कोई प्लांट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। एलुमिनियम फ्रेम और शीशे की चादरें किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि लोकली तैयार होती हैं, लेकिन फिर क्वालिटी की बात आती है तो बेहतर क्वालिटी के लिए इंपोर्टेड पर ही इन्हिसार किया जाता है। तो सोलर सेल्स के कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सिल्वर मुकम्मल तौर पर इंपोर्ट किया जाता है। फिर दीगर सामान में इन्वर्टर्स, बैटरीज और वायरिंग्स भी आती हैं जो कि ज़्यादातर चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो कीमत के लिहाज से मार्केट में इंपोर्टेड सोलर पैनल 27 रुपये फ़ी वॉट, जबकि जो लोकल हैं वो 31 रुपये फ़ी वॉट तक दस्तियाब हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे ये रेट ज़रूर हो सकते हैं, जबकि टैक्स के बाद ये फ़र्क तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो इस नए टैक्स से मकामी इंडस्ट्री की कितनी हौसला अफजाई होगी, टैक्स से दरामदी और मकामी पैनल्स की कीमतें क्या वाकई बराबर हो जाएंगी, जिससे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मार्केट शेयर बढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन ने इंपोर्टेड सोलर पैनल्स पर 18% जनरल सेल्स टैक्स की तजवीज़ को माहौल दोस्त मुस्तकबिल के लिए संगीन धचका करार दिया है और साथ ही ये खबरदार भी उन्होंने किया है कि टैक्स से जो इंपोर्टेड पैनल्स हैं उनकी कीमतें 30% तक बढ़ सकती हैं, जिससे रिहायशी और छोटे कारोबारी सार्फिन के लिए सोलर की तनसीब और सोलर सिस्टम्स की जो इब्तदाई लागत है उसमें इजाफा होगा और आम घरेलू सार्फिन और छोटे कारोबार शदीद मुतासर होंगे। अब कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह नवीद कमर के मुताबिक पार्लियामेंट की तमाम जमातें सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने के खिलाफ हैं। वज़ीर ख़जाना ने उनको जवाब दिया है और ये कहा है कि कायमा कमेटी की कुछ तजवीज़ नोट कर ली
ली गई हैं, जबकि जो सरबराह इस कमेटी के नवीद कमर, उनकी जानिब से कहा गया कि कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स लगाने पर FBR की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने भी सोलर पैनल पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। अब से बड़े हाई लेवल से ये मुखालफतें की जा रही हैं। सेनेट और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ की जानिब से बिज़नेस कम्युनिटी और एक पब्लिक रिएक्शन भी मौजूद है। तो इन सब रिएक्शंस के बाद अब क्या वाकई ये टैक्स लग सकेगा, फाइनल हो सकेगा या नहीं, और अगर लगता है तो फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या क्रिएट होंगे इस पूरी इंडस्ट्री पर, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आफाक अली खान साहब वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आफाक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 18% का सेल्स टैक्स है, एक हम अगर फ़र्ज़ करें कि इन सारी मुखालफतों के बावजूद भी ये आयद हो जाता है, तो इससे आपकी इंडस्ट्री पर बराह रास्त क्या असर पड़ने जा रहा है और एक आम सारिफ पर इसका कितना बोझ पड़ेगा? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें बुलाया फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, आप देखें इट्स एवरीवेयर, मतलब कि हर जो भी इंसान पाकिस्तान में सोलर से मुस्तफीद हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इस टैक्स के ख़िलाफ़ है। रीज़न बीइंग, आप अंडरस्टैंड करें कि अभी जो कस्टमर है, जो तबका है, वो उनके पास सेविंग्स जो भी इकट्ठी करके वो पैनल को परचेज करते हैं। अब ये वो वाला इनकम स्लैब नहीं है जहाँ पे प्राइस वाज नॉट एन इशू। अभी तो मैसेज में ये पेनिट्रेट कर गया और इट्स नीड ऑफ द डे। तो इस सिनेरियो में अगर टैक्स इम्प्लीमेंट होता है तो वो 18% नहीं होगा, अगर उसका टोटल इम्पैक्ट होगा वो 22 से 25% तक उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। तो अभी टैक्स नहीं लगा, अभी प्रपोज हुआ है, तो आप देखें मार्केट में रेट जो है वो बहुत ऊपर चले गए। रीज़न बीइंग कि गर्मी इतनी है, लोड शेडिंग है और डिमांड तो अवेलेबल है, लेकिन जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो अब कस्टमर जो अपने 17,000 या 16,000 रुपये इकट्ठे करके आया था पैनल लेने के लिए, जो एक इतना अफोर्डेबिलिटी उसकी नहीं है, उसकी बाइंग पावर नहीं है, वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है कि हमारी गंदम का क्या हाल हुआ, बाकी जो एग्रीकल्चर हमारा सिनेरियो है वो तो प्राइस उनको अवेलेबल नहीं हुई, तो उनकी बाइंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इस सिनेरियो में इस तरह का जब इंक्रीज आता है तो मार्केट साइज श्रिंक हो जाता है। लोग जो हैं अपनी जो बाइंग है वो डिले कर देते हैं, या वो इसका वेट करते हैं कि जब हमारे पास इतने अमाउंट होगी तो देन विल कम। और अगर आप इसको थोड़े से ऊपर इम्पैक्ट पे लेके आए तो 1-1 लाख रुपए का फ़र्क आ गया है 10 किलोवाट सिस्टम के ऊपर ना। तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लोग तो पहले पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बेचारे, कर्जे लेके लोगों से और अपनी सेविंग्स कहीं ना कहीं से अपनी कोई चीज़ें बेच के। तो कैन यू इमेजिन कि इस तरह के सिनेरियो में लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम सोलर लगवाएं ना लगवाएं? उनके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है ना। तो ये तो अगेंस्ट पाकिस्तानी अवाम है और मेरा नहीं ख्याल कि इनसे इस अमल से कोई ज़्यादा टैक्स भी कलेक्ट होगा। तो आफाक साहब, जो गवर्नमेंट इस पर जो तवज्जो दे रही है, जो वजाहत दे रही है, वो ये इसलिए कि जी हमें जो लोकल इंडस्ट्री है उसको हमें सपोर्ट करना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर लेकर आना है। तो कितने फ़ीसद इस वक्त लोकल मैन्युफैक्चरिंग सोलर की हो रही है पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है? कितने फ़ीसद इम्पोर्ट कर रहे हैं और कितने फ़ीसद लोकल मैन्युफैक्चरिंग है? देखिए, जो इस वक्त इम्पोर्ट नंबर है, आप मई तक कोई 12.5 गीगावाट इंपोर्ट कर चुके हैं। इस साल की बात बता रहा हूँ। पिछले साल आपने 16 से 17 गीगावाट इंपोर्ट किया था। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो इस लेवल के पैनल बना ही नहीं रही। जो पैनल बना रही हैं वो छोटे वोल्टेज की है, 250, 300 वोल्टेज, 200 वोल्टेज के पैनल है, छोटे वोल्टेज के पैनल है, जो मेन स्ट्रीम पैनल ही नहीं है ना, उनकी वो क्वालिटी है। ठीक है, ये जो पैनल बन रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो चाइना ने ऑब्सोलीट हो गए, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं। तो बड़े जो पैनल हैं जो हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हैं, वो तो पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा। और ये जो तवज्जो पेश की गई है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे हम, तो पाकिस्तान की कैपेसिटी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है ही नहीं इस वक्त। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आपके पास ना, सबसे पहली बात तो आपका जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल है अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करें ना, इंडस्ट्रियल यूनिट। तो इस तरह के सिनेरियो में आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? ना आपके पास एनर्जी कंपेटिटिवनेस है, ना आपके पास स्किल्ड लेबर है, ना आपके पास रॉ मटेरियल है। कोई आप मैन्युफैक्चरिंग को रॉ मटेरियल आप यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। जैसे आपने बताया सारा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यू एडिशन तो कोई नजर ही नहीं आ रही ना।
वैसे भी ये जो प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, खासतौर पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 5 साल के प्लान होते हैं, 10 साल के प्लान होते हैं। इस तरह नहीं होते वन फाइन डे आप यू जस्ट केम अप विद अ नंबर के जी हमने ये जीएसटी लगानी है टू सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। लोकल मैन्युफैक्चरिंग आप देखें कोई अवेलेबल ही नहीं है इस लेवल की कि आप इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ कम्पीट कर सकें। सही। तो ये बिल्कुल बेसलेस बात है। ठीक है, तो आफाक साहब, एक तो ज़ाहिर है जो हुकूमत 18% का बोझ डालने की कोशिश कर रही है उस पर तो मुखालफतें भी हो रही हैं, अभी उसको और बहुत मराहिल से गुजर कर फिर अप्रूव होना है, उसमें हो सकता है कोई तरमीम भी हो जाए, तो वो 1 जुलाई से उसको इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन ये जिस दिन बजट की अनाउंसमेंट हुई और उसके अगले ही रोज़ से जो दुकानदारों ने बोझ डाल दिया है आवाम पर, और वो जो इजाफा 1 जुलाई से होना था वो फौरी तौर पर उन्होंने उसको अप्लाई कर दिया, तो ये किस तरह का काम इस वक्त हो रहा है मार्केट्स में? और इसके वीडियो प्रूफ्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स गए मार्केट्स में, उन्होंने पब्लिक से भी और दुकानदारों से भी ये बात की है, तो ये इसकी कोई रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, प्राइस कंट्रोल जो है वो ऑब्वियसली इट्स अगेन एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू मेक श्योर के अनफेयर जो हैं वो प्राइसेस ना डिमांड की जाएं। तो यू आर क्वाइट राइट। देखिए, इस तरह की जब न्यूज़ क्रिएट होती है तो अगर ये टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा हो तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, और टैक्स विड्रॉ हो रहा हो तो प्राइसेस डिक्रीज होती है, क्योंकि लोग लेना छोड़ देते हैं ना। तो ये तो इन आइदर वे ये सिनेरियो डेवलप होते हैं। तो लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये इट्स मोर लाइकली नेसेसिटी ना हो ना, तो एक सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ है आम आदमी के लिए जो घर में लाइट्स और फैंस को इस शदीद गर्मी में कुछ अपनी सेविंग करके कि अपना बिजली के बिल्स बचा ले और उसको कहीं और स्पेंडिंग पावर ले आए। आप देखें, जितना सोलर पेनिट्रेट होता है उतनी लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि उनके एनर्जी बिल्स कम हो जाते हैं ना। तो टैक्स तो उस साइड से भी कलेक्ट हो सकता है, मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस पर डायरेक्टली टैक्स लगाएं। जब आप एनर्जी बिल्स लोगों के कम होंगे तो उनको सेंस ऑफ रिलीफ होगी, तो वो कहीं और स्पेंडिंग कर सकते हैं। तो आप इन आइदर वे आप वो जो बाय कर रहे हो आपने हर जगह पे तो टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो वहाँ से कवर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या इस बारे में हतमी फैसला करती है, और जो मुखालफत इस वक्त मुख्तलिफ फोरम्स पर हो रही है उस रद्द-ए-अमल का कितना फ़ायदा हो सकता है और आवाम को कितना रिलीफ मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आफाक अली खान साहब, वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।